एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया मीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डायनामिक्स। और आज हमने इसका टॉपिक पढ़ना है सर्कुलर मोशन, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स, और साथ उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और किस तरह से वो फॉर्मूला डिराइव होता है। इन चीज़ों को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बेटा मैं पीछे से रिव्यू दे दूँ कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, और यकीनन आपने लर्न कर लिया होगा। हमने फ्रिक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था बेटा। फ्रिक्शन हमने पढ़ा, फिर उसके साथ साथ फ्रिक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कोल्ड बेल्ट्स क्या होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर उसके साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद फिर हमने रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, स्किडिंग एंड ब्रेकिंग क्या होती है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रिक्शन वाले टॉपिक के साथ ही रिलेट कर रही हैं। और फिर हमने पढ़ा व्हाट आर दी सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल, और फिर उसके साथ हमने पढ़ा कि व्हाट आर दी सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल। फिर हमने उसके साथ 4 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन जो है वो हमने स्टडी किए थे। वहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट टॉपिक जो है वो फ्रिक्शन का कंप्लीट हो चुका है। उसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। वो चीज़ें मैं अपने पिछले लेक्चर्स में जो है वो साथ साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज बेटा हमने पढ़ना है सर्कुलर मोशन। आपने चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ ली हुई हैं, जिसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज़ करा दूं, उसमें आपने 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी। वन इज़ दी ट्रांसलेटरी मोशन, फिर आपने रोटेटरी मोशन पढ़ा, और फिर वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा। लेकिन ट्रांसलेटिव मोशन जो था उसकी फर्दर 3 टाइप्स के बारे में भी आपने स्टडी किया। ट्रांसलेटिव मोशन क्या होती है बेटा? ये एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी मूव करता है विदाउट एनी रोटेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व पाथ। यानी वो बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, कर्व पाथ में भी हो सकती है, लेकिन बॉडी के अंदर किसी किस्म की रोटेशन क्रिएट नहीं होती। इस किस्म की मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। फिर आपने फर्दर स्टडी की थी बेटा ट्रांसलेटिव मोशन की फर्दर 3 टाइप्स। उन 3 टाइप्स में आपने पढ़ा लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड दी लीनियर मोशन। फिर आपने वहीं पे पढ़ा था कि इसकी सेकंड टाइप क्या है? सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग दी सर्कुलर पाथ तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन। और फिर आपने इसकी थर्ड टाइप क्या पढ़ी थी? रैंडम मोशन, जिसमें बॉडी मूव करता है इन ए डिसऑर्डर मैनर। उसमें टू एंड फ्रो मोशन की बजाय बॉडी की जो है वो मोशन होती है डिसऑर्डर। कभी वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, कभी राइट साइड पे जाएगा, कभी आगे कभी पीछे। उसकी डिसऑर्डर जो मोशन होती है, इरेगुलर मोशन जो होती है, वो क्या कहलाती है? रैंडम मोशन। हमने अभी जो स्टडी करना है चैप्टर नंबर 3 में बेटा वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन किसकी टाइप की? ट्रांसलेटिव मोशन की ही टाइप है। और सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करता है अलोंग दी सर्कुलर पाथ। तो जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। तो हम क्या लिखेंगे? द मोशन ऑफ द बॉडी along the circular path is called circular motion. सर्कुलर मोशन। और ये ट्रांसलेटिव मोशन की ही टाइप है बेटा। एग्जाम्पल जब आप दोगे, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, वो भी है। इसी तरह बेटा आपने एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ is the example of circular motion. Example of circular motion.
और इस चैप्टर में जो एग्जांपल दी हुई है बेटा, वो एग्जांपल क्या है, वो कहता है कि अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक स्टोन है जिसकी मास m है, आपने उसको एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो टाई कर लिया हुआ है और स्ट्रिंग को आपने जो है वो घुमाना शुरू किया, विर्ल करना शुरू किया, तो यही स्ट्रिंग जो है इस ऑब्जेक्ट को अलोंग दी सर्कुलर पाथ जो है मूव कराएगी, तो ये मोशन भी क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। और एग्जांपल दे सकती हो, वो क्या दे सकती हो, अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन जो है वो कौन सी मोशन होगी, दैट इज ऑल्सो दी सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी मोशन कौन सी होगी बेटा, सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो आप कोई से भी एग्जांपल देंगे तो वो आप लोगों की जो है इसके साथ सर्कुलर मोशन के साथ जो है वो एग्जांपल कोट हो जाएगी। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, गिव एग्जांपल। तो सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। एग्जांपल मैंने क्या क्या दी हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज इन द एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन is also in the circular path, that is also the circular motion. Similarly moon revolves around the earth, that is also in the circular motion. ये थी बेटा कुछ एग्जाम्पल्स अबाउट दी सर्कुलर मोशन। आप लोगों की बुक में जो डिटेल में एग्जाम्पल है वो क्या है कि tie an object with the string and whirl it, this object will move along the circular path, this will be the example of the circular motion। ये एग्जाम्पल दे सकते हो, जो आप लोगों का जो है दिल चाहता है वो आप इसमें एग्जाम्पल कोड कर सकते हो। एटलीस्ट 1 और 2 एग्जाम्पल जो है वो एनफ होंगी फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। इसके साथ हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स में भी ऑब्जेक्ट जो है ना बेटा सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है, लेकिन कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट को कंपेल करती है ताकि वो मूव करे अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी वो फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल जो एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके अब इसकी एग्जांपल में देखिए बेटा कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मैस मैंने कहा कंसीडर कर लीजिए कि m मैस, ठीक है। आपने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है उसको हमने बांध लिया हुआ है। अब आपने हाथ को मूव कराते कॉन्टिन्यूसली इस स्ट्रिंग को ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है अराउंड दिस सर्कुलर पाथ क्या कर सके, मूव कर सके। यानी इसकी मोशन यहाँ से यूँ देखोगे तो लीनियर मोशन होगी, लेकिन हम फोर्स लगाते हैं तो इसको बेंड करते हैं, तो हर पॉइंट पे जो है वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बेंड कराएगी ताकि ये ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करे अराउंड दी सर्कुलर पाथ। अब इसके ऊपर हर जगह फोर्स लगाई जा रही है ताकि ये ऑब्जेक्ट सीधा मूव करने के बजाय किस तरफ मूव करता जाए, अराउंड दी सर्कुलर पाथ जो है ये ऑब्जेक्ट मूव करे। जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जो इस ऑब्जेक्ट को कंपेल करती है टू मूव अराउंड दी सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है बेटा। बेसिकली देखिए कि फोर्स अराइज होती है दूसरी फोर्स से, फंडामेंटल फोर्सेस 4 ही हैं, और वो फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फंडामेंटल फोर्स है, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ये 4 फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बाकी जितनी फोर्सेस हैं ना वो इन्हीं से आगे ओरिजिनेट होती हैं। जैसे हमने टेंशन इज अ फोर्स, हमने कहा फ्रिक्शन इज अ फोर्स, वेट जो है वो ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है वो अराइज होता है। तो यहाँ पे बाकी जितनी फोर्सेज है ना वो दूसरी फोर्सेज से डिराइव होती हैं। ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बल्कि हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट को कंपेल करते हैं हर पॉइंट के ऊपर ताकि वो मूव करे अराउंड द सर्कुलर पाथ। हम ये फोर्स लगानी छोड़ दें तो ये सेंटीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक्सटर्नली एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं हर पॉइंट के ऊपर ताकि ये ऑब्जेक्ट सीधा मूव नहीं करे, बल्कि हर पॉइंट के ऊपर वो अराउंड द सर्कुलर पाथ क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। तो इसलिए इस फोर्स को नाम क्या दिया गया है, सेंट्रीपिटल
फोर्स, यानी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल जो फोर्स एक्ट होती है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा तो हम क्या लिखेंगे, the force that compel the body or that keeps the body to move around the circular path is called the centripetal force. The force that keeps the body to move around the circular path is called centripetal force. वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव कराती है या कंपेल करती है टू मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्सेस जो है, ये फोर्स बेसिकली किसी और फोर्स की वजह से अराइज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, काफ़ी सारी आप एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल दी थी बेटा कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन, तो इन दैट केस वहाँ पे कौन सी फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ बिटवीन द अर्थ एंड द सन दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब भी अर्थ मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द अर्थ एंड द सन प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हुई बेटा, ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल। तो उसी एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में इसमें कोट कर रही हूँ बेटा, अर्थ रिवॉल्व्स around the sun in that case the gravitational pull between the earth and sun provide the necessary centripetal force, provide the necessary centripetal force। ये बात आपको समझ आ गई बेटा कि अर्थ जब रिवॉल्व करती है अराउंड द सन तो कहाँ से ये प्रोवाइड होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी बिटवीन दी अर्थ एंड द सन वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और एग्जांपल अगर हम इसकी कोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in that case the electrostatic force between nucleus and electron provide the necessary centripetal force, provide the necessary centripetal force। ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी अगर एग्जांपल देंगे बेटा, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अक्रॉस जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट इसके अक्रॉस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं।
ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो एज ए होल न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं, तो एज ए होल हम न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज समझ लेते हैं, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं, ये फोर्सेज प्रोवाइड करती हैं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि ये इलेक्ट्रॉन मूव करे अराउंड दी सर्कुलर पाथ। तो ये चीज़ है बेटा। और थर्ड एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं इसी की, कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जिसको हमने टाई कर लिया हो विद दी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन इन दी स्ट्रिंग प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं और उसको घुमाना शुरू करते हैं, तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है वो टेंशन प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कंपेल करेगी एंड कीप करेगी उस ऑब्जेक्ट को टू मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो इसके लिए हम थर्ड एग्जांपल में लिख रहे हैं बेटा, इफ एन object attached with one end of the string, attached with one end of the string, one end of the string is moving around the circular path, moving in a circular path, then tension in the string provide the necessary centripetal force. नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा बेटा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी आ जाता है, कभी शॉर्ट आए तो डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला लिखना होता है या कोई एक एग्जांपल आप कोड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन के साथ ऑलमोस्ट सारी एग्जांपल और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रीपिटल एक्सरे ईच एंड एवरीथिंग लिखनी होगी। मैं एंड पे आपको फिर से समराइज कर दूंगी कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, 1 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन, 2 दफ़ा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो इसको इस सीक्वेंस के साथ लिखिए आप लोग। The force that keeps the body to move around the circular path, that is called the centripetal force। और ये centripetal force एक external force की वजह से originate होती है और body को move कराती है around the circular path, जिसमें हमने कुछ examples quote किए हैं बेटा। Earth revolve around the sun, in that case gravitational force present between the earth and the sun provide the necessary centripetal force। फिर हमने एग्जाम्पल दी बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इन दैट केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस के बीच में एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच की वजह से वो प्रोवाइड करती हैं बेटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे अराउंड द न्यूक्लियस। किस पाथ पे रिवॉल्व करती हैं, सर्कुलर पाथ पे, तो वहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो प्रोवाइड होती है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड एग्जांपल मैंने दी बेटा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टाई कर लेते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ और उसको घुमाना शुरू करते हैं अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो वहाँ पे 20 सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, वो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो फोर्स प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे अराउंड दी सर्कुलर पाथ, और वहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा अराउंड दी सर्कुलर पाथ, तो कौन सी फोर्स उसको कंपेल करती है, उसको कीप करती है अराउंड दी सर्कुलर पाथ, वो फोर्स कहलाती है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब भी सर्कुलर मोशन होगी फोर्स कौन सी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है, ये मैंने एग्जांपल्स दे दिए। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। इस एग्जांपल को कोट कीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास क्या है m, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v
और ये इसका सेंटर है। सेंटर को मैंने अगर ओ से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ये सेंटर से इसका जो रेडियस होगा, यूँ समझ लीजिए कि जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही इसका इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कहलाएगा। उसको मैंने किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया, आर के साथ। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को कंपेल करेगी टू मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बेटा एफ सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ कैपिटल लिखना है और सी सबस्क्रिप्ट जो है वो नीचे लिखेंगे। यहाँ पे मैं फिर से बड़ा करके लिख रही हूँ बेटा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के साथ, और साथ सी जो है सबस्क्रिप्ट लिख देंगे। ये एफ सी रिप्रेजेंट करेगा कौन सी फोर्स को, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज होती है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज होती है, लेकिन स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जब इसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो इसमें एक एक्सेलेरेशन भी मौजूद होता है, और वो एक्सेलेरेशन कहलाता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और उसको मैंने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया, ए सी। ए सी इज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड एफ सी इज दी सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है बेटा, उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वहाँ जो एक्सेलेरेशन रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और उसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली जब ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे होगी तो वहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है, और वहाँ पे लीनियर एक्सेलेरेशन के बजाय एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन को ही नाम दिया गया बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है बेटा उसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ये क्वेश्चन बेटा आपने नोट से लर्न करना है, बुक से लर्न नहीं करना, क्योंकि बुक पे सीक्वेंस ठीक नहीं है, आपको वहाँ समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ हमने पहले लिखनी है और इसको किस सीक्वेंस के साथ आपने लेके चलना है। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या है, द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, द एक्सेलेरेशन produced due to centripetal force is called centripetal acceleration. इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और इस एक्सेलेरेशन को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए सी के साथ। क्लियर है। आप ए सी का जो फॉर्मूला यूज होता है, ए सी इज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और इसका फॉर्मूला था बेटा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला इन ऑर्डर टू यूज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी क्या है बेटा इसकी वेलोसिटी, और आर क्या है इसका रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे बेटा, एक्सप्लेनेशन में आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, स्पेस की कमी की वजह से पैराग्राफ में बोल रही हूँ। एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे, कंसीडर ए बॉडी हैविंग मास m that is moving with velocity v around the circular path. The force that keeps the body to move around the circular path is the centripetal force, and this centripetal force is always directed towards the center of circle. The centripetal acceleration produced due to the centripetal force, its direction is always towards the center of circle. यानी दो चीज़ों की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल होगी, और वो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ जो डायरेक्शन है बेटा वो किस चीज़ की होगी,
सेंट्रीपिटल फोर्स की भी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी। और आप लोगों को पता है जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि जब एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है बेटा, जिस तरफ फोर्स होती है। तो इसलिए फोर्स की तरफ ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन जो होगी वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपने डायग्राम के साथ लिखनी है। और उसके बाद बेटा चूंकि बॉडी में फोर्स जो जनरेट होती है बेटा, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। According to Newton's second law of motion, क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, F इज इक्वल टू एम ए। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर दी फोर्स, जो कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसको डिराइव किया था। अब चूंकि बॉडी की मोशन कैसी है, सर्कुलर मोशन है, तो इसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो उसको हम FC से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सिंपल ये वाली बेटा फॉर्मूला हम लीनियर मोशन के लिए लिखते हैं। लेकिन जब आपकी मोशन जो है, इस ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर मोशन होगी, तो हम फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे। F की बजाय हम लिखेंगे FC, दैट इज दी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड A की बजाय आप लिखोगे बेटा AC, दैट इज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला आप लोगों का बन जाएगा बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। इस ऑब्जेक्ट की जब मोशन सर्कुलर मोशन होगी तो फिर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, FC इज इक्वल टू MAC। FCE क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड AC क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप क्या लिखोगे, AC का ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पुट कर दोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, v² डिवाइडेड बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे, mv² डिवाइडेड बाय r। अब मैंने क्या किया है, AC की जगह बेटा ये पूरी वैल्यू लिख दी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, mv² डिवाइडेड बाय r। m क्या है बेटा, मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, वेलोसिटी, चूंकि इसका स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसी फॉर्मूला से आप जो है क्वेश्चन बना सकते हो, उसका आंसर भी दे सकते हो कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड। यहाँ से देखिए बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर, एंड रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स, फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बेटा, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी उसको मैंने m से लिख दिया बेटा। सेकेंड क्या है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और उसको हमने v² के साथ लिख दिया। और थर्ड फैक्टर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। गौर से देखिए बेटा कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। इसी फॉर्मूला से आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर होती है बेटा कि रेडियस ऑफ सर्कल के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का इनवर्स रिलेशन है, यानी रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेडियस ऑफ सर्कल ज़्यादा हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मास के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज के साथ भी इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा बहुत सारे बन सकते हैं, एज एमसी को पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल। मास को डबल कर देंगे तो क्या होगा, क्या अफेक्ट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल हो जाएगी। मास को डबल करने से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगला फैक्टर क्या है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को डबल कर दे, वेलोसिटी को डबल कर दे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम हो जाती, क्योंकि v² है। अगर वेलोसिटी डबल कर देते हैं तो 2v कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी को 3 टाइम कर दें, ठीक है, वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की क्या कर दें,
3 टाइम कर दें तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहीं से बेटा बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑल्सो डबल। If the velocity of the body is double then centripetal force become 4 टाइम, क्योंकि velocity को डबल करेंगे तो ये v स्क्वायर है 2 का स्क्वायर होगा तो वो 2 का स्क्वायर 4 टाइम बन जाएगा। लेकिन अगर रेडियस को बेटा डबल करते हैं, रेडियस बढ़ा देते हैं 2 टाइम्स कर देते हैं, तो फिर आपके पास क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि रेडियस ऑफ सर्कल के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही है। इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहीं से आप बता सकते हैं बेटा if the mass of the body is double then centripetal force will also become double, but if the velocity of the body is double then centripetal force become 4 टाइम। ये बहुत दफ़ा MCQ आ चुका है। इसी तरह अगर हम रेडियस की बात करते हैं बेटा, if the radius of the object radius of the circle is double then centripetal force will be reduced to half। रीज़न क्या है, उसके साथ इसका कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। अब ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है इसके साथ। और अगर आपको मैथमेटिकली ये चीज़ पूछी जाती है बेटा, व्हाट विल हैपन इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स, what will be the effect on the centripetal force if the velocity of the object is double, velocity of the object is डबल्ड। डबल का मतलब क्या होगा कि हमने उसको डबल कर दिया, 2 टाइम कर दिया। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे बेटा, मैथमेटिकली इसको प्रूव कर देंगे। एज वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, वेलोसिटी को डबल करना है, इसको डबल करना है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा उसको मैंने v प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। v प्राइम जो है वो 2v के इक्वल है, यानी हमने इस वेलोसिटी को डबल कर दिया, 2v कर दिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अब जो हम लिखेंगे Fc प्राइम लिखेंगे। ठीक है, जब आप Fc प्राइम जो लिखोगे इसका मतलब चेंज आएगा वो आप लिखोगे Fc प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, mv प्राइम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, आप v प्राइम की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, Fc इज इक्वल टू mv प्राइम की जगह क्या लिखोगे 2v और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब आप लिखोगे बेटा Fc इज इक्वल टू m, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब कांस्टेंट है 4 को बाहर ले आइए, तो आप क्या लिखोगे 4mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और ये पूरा mv स्क्वायर किसकी इक्वल था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जो उसकी ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसकी इक्वल था। तो जो Fc प्राइम, जो इसमें ऊपर प्राइम लिखना है बेटा, जो इसमें चेंज आया है वो Fc प्राइम है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, Fc प्राइम जो है वो 4 टाइम हो जाएगी ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहीं से बेटा आप बता सकते हो कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाती है, 4 टाइम हो जाती है, यानी ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो जाती है, 4 टाइम हो जाती है। अब इसके साथ साथ आप एक और क्वेश्चन भी यहाँ बनता है, ये जो डबल की बात की, अगर वो कह दे रिड्यूस टू हाफ, कि वेलोसिटी हमने डबल करने के बजाय क्या कर दी है, रिड्यूस टू हाफ कर दी है, तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो फिर इसी तरह आपने डेरिवेशन करनी है, मैं आपको ये भी करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या था बेटा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल। अब सेम क्वेश्चन अगर डबल के बजाय वो क्या कर दे, इज रिड्यूस टू हाफ,
क्लियर है? इज रिड्यूस टू हाफ, तो फिर आपने किस तरह से इसका आंसर लिखना है, ये मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपकी नोट्स की एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं। एक दफ़ा ये डेरिवेशन भी नोट कर लिया करो जब आप लोगों को साथ साथ काम करवाया जाता है। उसके बाद आप नोट्स को देखा करो, पास पेपर्स को देखा करो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आ सकते हैं। मल्टी डायरेक्शनल में क्वेश्चंस को सोचा करो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को डबल की बजाय वेलोसिटी रिड्यूस टू हाफ के साथ सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या करना है। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है मैं चेंज कर रही हूँ, अब मैं लिख रही हूँ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल रिड्यूस टू हाफ। फिर क्या इफेक्ट होगा, what will be the effect on the centripetal force if the velocity of the object is reduced to half, reduced to half हो गई है, अब कम हो गई है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बेटा हमें पता है, जब आप पढ़ चुके होते हो आपने, उसके बाद जब लिखना है एज वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और उसके बाद वो क्या कहता है क्वेश्चन में, अगर वेलोसिटी को रिड्यूस टू हाफ कर दिया जाए, ओरिजिनल वेलोसिटी का हाफ कर देंगे यानी v/2 कर दें, तो फिर क्या इफेक्ट होगा सेंटीमीटर फोर्स के ऊपर। तो फिर मैं Fc प्राइम लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू mv प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब v प्राइम की ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा ये वाली, तो आप क्या लिखोगे, Fc इज इक्वल टू mv प्राइम की जगह क्या लिख देंगे बेटा, ये पूरा फैक्टर। v प्राइम का स्क्वायर की बजाय हम लिखेंगे v डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा r। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, Fc इज इक्वल टू m v स्क्वायर, v का स्क्वायर क्या आ जाएगा v स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 4, और डिवाइडेड बाय ये पूरा डिवाइड होगा बेटा r। अब ये 4 इधर आ जाएगा और आप क्या लिखोगे इसको, Fc जो कांस्टेंट टर्म है बेटा 1/4 आप एक साइड पे ले लीजिए, बाकी क्या आपके पास आएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r किसके इक्वल है, ओरिजिनल सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल। mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r बेटा ओरिजिनल सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है, तो हम mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की बजाय अब हम ये Fc प्राइम था जो चेंज आया इसमें, इसके ऊपर आपने साइन जो है वो प्राइम लगाना है। उसके बाद आप लिखोगे Fc इज इक्वल टू 1/4 और mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की जगह आप क्या लिख दोगे Fc, यानी ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स का ये क्या होगी बेटा 1/4। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो Fc डिवाइडेड बाय 4, दिस इज दी Fc प्राइम। और इसका जब आप रिजल्ट लिखोगे आप क्या लिखोगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, if the velocity of the object is reduced to half, then the centripetal force will reduce to 1/4। ठीक है, 1/4 जो है वो टाइम रिड्यूस हो जाएगी अगर वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे, लेकिन अगर डबल कर देते थे तो क्या हो जाता था, 4 टाइम हो जाता है। अब ये रिड्यूस टू हाफ किया है तो ये 1/4 यानी ओरिजिनल का जो रिड्यूस हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करके भी देखोगे और उसको आंसर करोगे, उसको अप्रोच करोगे। तो ये था बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन सेंटीपिटल फोर्स। आपने इसको किस तरह लिखना है, सबसे पहले सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंटीपिटल फोर्स। उसके बाद अब इसकी एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी थी, तीनों एग्जांपल कोट कर दीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद आप उसके फैक्टर्स की हेडिंग दीजिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड। किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करिए बेटा, मैस ऑफ द बॉडी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आप सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन लिखोगे कि और उसके साथ उसका फॉर्मूला लिखोगे। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या है, द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और उसके फॉर्मूला क्या है बेटा, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और फिर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और उस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आप लिखोगे लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m दैट इज मूविंग विद velocity v around the circular path having radius r, the necessary centripetal force provided by the tension in the string
the direction of the centripetal force is always towards the center of circle and the direction of centripetal acceleration is always towards the center of circle. और in that case बेटा आप फिर लिखोगे centripetal acceleration के लिए फॉर्मूला लिखने के बाद फिर आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और फिर AC का फॉर्मूला लिखने के बाद आपने जो डेरिवेशन कर देनी है यहाँ तक AC इज इक्वल टू Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और ये फॉर्मूला बेटा किसके लिए यूज़ होना है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको जो मैंने अभी वर्डिंग में कंप्लीट बताया है कि ये इसके फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड करती है, इसी से आप एक एक लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते जाओगे। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल देन सेंटीमीटर फोर्स विल ऑल्सो बिकम डबल। फिर मैंने क्या लिखा बेटा, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसमें आप बात करोगे इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल देन सेंटीमीटर फोर्स बिकम 4 टाइम। और रेडियस ऑफ सर्कल की जब आप बात करोगे फिर आप क्या लिखोगे बेटा, तो फिर आप लिखोगे कि रेडियस ऑफ सर्कल को हमने r से रिप्रेजेंट किया था बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल को अगर हम रिड्यूस टू हाफ कर देते हैं तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाती है बेटा, इसको हम डबल करते हैं तो सेंटीमीटर फोर्स रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। लेकिन अगर हम r को यानी रेडियस ऑफ सर्कल को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रेडियस ऑफ सर्कल को ज़्यादा करने से सेंटीमीटर फोर्स कम होती है, लेकिन रेडियस ऑफ सर्कल को कम करने से सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, रेडियस ऑफ सर्कल ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स कम, रेडियस ऑफ सर्कल कम तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता चल जाते हैं बेटा, फॉर्मूला याद कर लिया करो, इससे मल्टी डायरेक्शनल क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। फॉर्मूला ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स क्या है बेटा, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। इसी फॉर्मूला से आपने फैक्टर्स बता देने हैं, कौन कौन से फैक्टर हुए, मास ऑफ द बॉडी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसी से अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन बता देता है व्हाट विल अफेक्ट ऑन द सेंटीमीटर फोर्स इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, फौरन आपने आंसर करना है, उसको वर्डिंग में लिखना है कि इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल देन सेंटीमीटर फोर्स विल ऑल्सो बिकम डबल। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने इसका आंसर जो है वो लिखना होगा। तो इस तरह बोर्ड में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि फार्मूला से बना दिए जाते हैं। आपने अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी है बेटा कि आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड दिया जाता है तो आपने उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि बोर्ड में आप ये नहीं शोर मचा सकते हो कि दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस। आपको ये टॉपिक बता दिया है, टॉपिक आपको पढ़ा दिया, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किसी तरह भी एग्जामिनर आप लोगों से पूछे तो आपने उसको अप्रोच करना है और आपने उसको आंसर करना है, ठीक है। ये है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन। सेंटीमीटर फोर्स हमने पढ़ा, सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ा। सर्कुलर मोशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन सेंटीमीटर फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको लर्न कीजिए। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफाइन सेंटीमीटर फोर्स, राइट इट्स फॉर्मूला, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। या क्वेश्चन आप क्या आ जाता है बेटा, डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, राइट इट्स रिलेशन। ये सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का की डेफिनेशन है, ये इसका रिलेशन है, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। फिर मैंने आपको बताया कि ये फैक्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये सेंटीमीटर फोर्स के फैक्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आपको मैंने ये वाले क्वेश्चन भी बताए हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेंटीमीटर फोर्स, अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो वो भी मैंने आपको बताया है, और ये मैंने जो सॉल्व किया रिड्यूस टू हाफ कर दें तो फिर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये थे बेटा सारे क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। टॉपिक को आपने बुक की बजाय नोट से लर्न करना है। बुक पे बेटा इसकी सीक्वेंस ठीक नहीं है तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ हमने कैसे लिखनी है। वहाँ पे बुक में सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन भी गिवन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। वो पूरी बुक की जो समरी एंड पे होती है ना, वहाँ सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन गिवन है, लेकिन टॉपिक के अंदर ये गिवन नहीं है। आप नोट से लर्न कीजिएगा, वहाँ सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन भी दी हुई है, फार्मूला भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स भी कोड की हुई हैं, एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं, उसको उसी सीक्वेंस के साथ लिखिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फुल मार्क्स फिर आपको मिलेंगे। अच्छा, ये बेटा लर्न करके इसको लिख लीजिए। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।